पाठ 9 बापू का पत्र। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। क्लास में पीछे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, हमने लास्ट वीक के अंदर एक ग्रामर का चैप्टर किया था और एक हमने सुनहरी धूप का चैप्टर किया था अनमोल वचन, जिसके अंदर कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे थे। तो हमने उसको मतलब अच्छे से समझा था और उसके दोहों के बारे में उसका सप्रसंग से व्याख्या भी की थी। मैंने आपको अच्छे से सारा उसका एक एक का अर्थ भी बताया था। तो लाइव क्लास में हमने उसका बुक वर्क कर लिया था डन। आज हम जो करने जा रहे हैं वो भी सुनहरी धूप का ही चैप्टर 9 बापू का पत्र। अब पत्र के नाम से हमें ये चीज़ ध्यान में आती है कि पत्र पहले टाइम में पत्र ही चला करते थे। उस समय पे मोबाइल नहीं थे, हम मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे। आजकल तो पत्र का चलन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल है। हम 1 सेकंड के अंदर मैसेज करके सामने वाले का मैसेज भी पढ़ लेते हैं कि उसने क्या रिप्लाई दिया है।
तो जो पत्र है, पत्र पहले बहुत टाइम लगता था पहुंचने में, फिर उन्होंने वापस बैक किया तो अपने पास वापसी आने में, रिप्लाई आने में भी टाइम लगता था। तो पत्र पर ये था कि इनको हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन मैसेज है कि हमें फ़ोन भर गया, मतलब फ़ोन तो हम उनको डिलीट कर देते हैं, कोई मैसेज पसंद नहीं आया तो भी डिलीट कर दिया। लेकिन जो बापू का पत्र है, ये इन्होंने, गांधी जी के जो पत्र हैं वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में बापू जी के पत्र के बारे में बहुत सारे बुक बनाए हुए हैं। तो प्रस्तुत पत्र गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से लिखा था। प्रिटोरिया जेल। तो एक पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखा गया यह पत्र साहित्य और इतिहास दोनों दृष्टियों में ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो अपने परिवार के बारे में और अपने परिवार के प्रति चिंता, पुत्र को अपने माता पिता अनुजों के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देना तथा जीवन उपयोगी नियमों का पालन करने के लिए उत्साहित करते हैं। इन पत्रों के अंदर जो चीज़ें इन्होंने दी हैं उसके बारे में बताया गया है और कई नई बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो इसमें जो गांधी जी हैं वो अपने बेटे को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब वो आमोद प्रमोद, इस उम्र में आकर वो आमोद प्रमोद छोड़कर अपनी जिम्मेवारी को समझे। आमोद प्रमोद का मतलब जैसे कि बच्चा थोड़ा टीनेज में आता है तो वो थोड़ा मजाकिया, हंसी टाइप, सबको हंसाते रहना, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वो अपने काम में ध्यान दें। तो इस पत्र में ये चीज़ भी मेंशन की गई है। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्र लिखना अगर आ जाए बच्चे को तो बहुत इजी है, अगर समझ नहीं आए तो उसको, हर एक बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि वो समझे कि पत्र लिखना कैसे है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो बात हम बोलकर सामने वाले को नहीं कह सकते वो हम पत्र में लिखकर कह सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक बहुत ही उपयोगी साधन है और ये इनको सहेज कर भी रखा जा सकता है। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। प्रिटोरिया जेल, जहाँ से गांधी जी ने पत्र लिखा है अपने परिवार को। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। जेल में जैसे पाबंदियां होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ना ही किसी को जैसे मिलने दिया जाता, तो मिलने का भी अगर एक समय होता है, वो एक मतलब परमिशन लेते हैं, देन उसके बाद वो मिल सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि मुझे एक पत्र लिखने का और एक पत्र पाने का अधिकार मिला है, हक मिला है जेल के अंदर से। मेरे बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। वो अपने हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, आशा है कि बा भी अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। कहने का अर्थ ये है कि बेटे ने बाप को पत्र तो लिखे पर जो वहाँ के जेलर साहब थे उन्होंने गांधी जी तक पहुँचने ही नहीं दिए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमानसी से मुझे मालूम हुआ कि माँ का स्वास्थ्य सुधर रहा है। अब उन पत्रों में कुछ मेंशन किया होगा कि जो बा है, बा का जो हेल्थ है वो पहले से इम्प्रूव हो रही है, पहले से वो सुधर रही है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में भी कहना चाहूँगा। पिता अपने पुत्र के बारे में बता रहा है कि वो उसको क्या करना चाहिए। तुम कैसे हो? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है, कि तुम अपनी शिक्षा से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें मतलब जो रिजल्ट तुम्हारे आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से तुम अनसेटिस्फाइड हो, असंतोष है तुम्हें। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इस पढ़ाई में से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। हाँ जी बच्चे, ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है कि मैंने, जैसे वो जेल में रहते थे तो उनको काफ़ी समय मिलता था तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते रहते थे, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी थी कि खाली अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती, कि हम कई बार कुछ चीज़ें लेके अपने लेसन रट के हम अपने पेपर दे देते हैं, नंबर अच्छे आ गए, तो ये गलत है। हमें उन चीज़ों का ज्ञान भी होना जरूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ क्या है।
सामने वाला अगर कोई बैठा है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो, अगर मैंने 2-4 क्वेश्चंस बीच में से पुट कर लिए तो वो आपको पता होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चंस के, उन प्रश्नों के आंसर दे सको। तो इसीलिए केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो हाँ जी बच्चे, केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे को लिखी। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। चरित्र निर्माण मतलब अपने कैरेक्टर को लेकर कि अगर हमारा चरित्र सही है, चरित्र निर्माण, हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, और कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझनी चाहिए, अपने कर्तव्य को बोध होना चाहिए हमें। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। अब उनकी जो माँ है वो बीमार है तो उसकी वो सेवा कर रहे हैं उनके बेटे, तो साथ में अपने 2 छोटे भाइयों को भी वो संभाल रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने पत्र में ऐसा लिखा है, तो उसकी शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। आप मोद पर मोद एक निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं। कहने का मतलब जो मजाक होता है वो एक उम्र होती है, इस उम्र में ही मतलब लगता है कि अमोद पर मोद होना चाहिए। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। भान का मतलब है ज्ञान होना चाहिए। जब उनका कहने का अर्थ ये था कि 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में बच्चा 7th 8th में आ जाता है, तो उनका कहने का मतलब ये था कि इस उम्र में आकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य दोनों का ही ज्ञान हो जाना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। अब वो क्या कहता है कि उन्हें अपने आचार और विचार में, जो वो किससे बात करता है, जो वो सोचता है, वो किसी के साथ सत्य और अहिंसा के बारे में बात करता है, तो उनकी चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। तो वो अपनी बात भी बता रहे हैं कि जब मैं तेरी उम्र का था तो उस टाइम पे मुझे मौका मिला था अपने पिताजी की सेवा करने का, जिससे मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। आजकल के बच्चे थोड़ा कम इस चीज़ों को ध्यान देते हैं, इन चीज़ों पर अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता की केयर करते हो, तो आप सबसे अच्छे बच्चे कहलाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। उन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी की है कि हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने काम स्वयं करें, दूसरों को नहीं, मतलब दूसरों पे डिपेंड ना हो। जब हम अपना काम खुद करेंगे तो हमें मन में एक सुख और शांति का आभास होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि ये पहले ये कैसे होगा और पहले मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं। कई बार हमारे पास इतना काम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, हम पहले कौन सा काम, हम शुरुआत कहाँ से करें, हम पहले कौन सा काम स्टार्ट करें जिससे कि मेरा काम खत्म हो जाए। तो ये काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। काम की अधिकता हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो कोशिश करो कि अपना आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो आज का काम है उसे आज ही खत्म कर लो ताकि वो इकट्ठा नहीं हो। शांत मन से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे गुणों की बात की है, बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उन्होंने माँ बाप की सेवा के बारे में बात की, फिर उन्होंने अमोद पर मोद को मतलब एक निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं उसके बारे में बात की कि हमें अमोद पर मोद ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी मतलब एज में आ जाएं, जैसे 12 वर्ष तक की उम्र में आ जाएं, तो उस टाइम पे हमें जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, अपनी कर्तव्य का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। आचार विचार और सत्य अहिंसा के प्रयास करना चाहिए, की चेष्टा करनी चाहिए, और दूसरों पर अपना काम दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, उन पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। खुद का काम स्वयं ही करना चाहिए, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। काम की अधिकता से घबराना नहीं चाहिए
ना ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये जितने सारे गुण थे ये सारे सद्गुण हैं, अच्छे गुण। तो प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे अगर तुम इन सारे गुणों को अपना लेते हो। तो मुझे भी ये आशा है कि तुम भी रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। अब इन्होंने एक बात और इतनी अच्छी कह दी कि सुबह उठकर प्रार्थना करना कितना अच्छा होता है। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य के उगने से पहले, सूर्य के उगने से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। मुझे आशा है कि तुम भी ऐसे ही सुबह उठकर प्रार्थना करते होंगे। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं तो वो एक निश्चित समय होना चाहिए कि रोज हम उसी समय पर ही प्रार्थना करें। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। एक गुण और बता दिया कि नियमितता होनी बहुत जरूरी है। नियमितता का मतलब नियम के अनुसार चलना। अगर हमने पढ़ाई के लिए जो समय निश्चित किया है, जो समय हमने रखा है कि मैं इस टाइम पे करूँगा, तो उस टाइम पे अगर हम काम करते हैं, उस टाइम पे हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए हमें अपना हर काम नियमितता पूर्वक करना चाहिए। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। उसने बहुत सारे सद्गुणों के बारे में बात की और कह रहा है कि अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद उसके पिता का नाम था, मोहनदास गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का खुद का नाम था। हाँ जी बच्चे, हमने अब ये चैप्टर रीड कर लिया है, तो अब हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुकवर्क करें। धन्यवाद।